हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा गुजरात राज्य के करंट अफेयर पूरे एक साल के, जनवरी से लेके दिसंबर 2021। ये गुजरात के जितने भी राज्य के एग्ज़ाम हैं, जैसे जीपीएससी, गुजरात टीईटी, गुजरात एसआई, गुजरात में स्केल ए से लेकर स्केल डी तक जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें गुजरात राज्य के करंट अफेयर आते हैं, उसमें ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे गुजरात राज्य का जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है उसका नाम है सेवलिया पुलिस स्टेशन। आपको बताना है ये गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अभी अभी दिसंबर 2021 में हमारा जो भारत का गृह मंत्रालय है यानी होम मिनिस्ट्री, उन्होंने लिस्ट निकाली है इंडिया के बेस्ट पुलिस स्टेशंस की। तो पूरे इंडिया का जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो है सदर बाजार पुलिस स्टेशन। ये दिल्ली में है और ये पूरे इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन है। गुजरात का जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है उसका नाम है सेवलिया और ये खेड़ा जिले में आता है। तो आंसर है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का सेवलिया पुलिस स्टेशन पूरे गुजरात का बेस्ट पुलिस स्टेशन है। हालांकि गुजरात से कोई भी पुलिस स्टेशन इंडिया के टॉप 10 में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी फाउंडेशन स्टोन रखा, यानी कि नींव रखी जीसीटीएम की। जीसीटीएम क्या होता है? ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये डब्ल्यूएचओ और इंडिया मिलके इसे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये 19 अप्रैल 2022 को ये नींव रखी थी। ठीक है, ये कहाँ पे बनेगा जीसीटीएम? ये बनेगा जामनगर। तो आंसर है जामनगर। जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित किया जाएगा। और जामनगर अभी एक और रीज़न की वजह से न्यूज़ में था। वो क्या है? यहाँ पर एक खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो अभी अभी रामसर साइट बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने नाडाबेट नाम की जगह है, यहाँ पर सीमा दर्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है। ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है गुजरात में। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये बानासकांठा में है। तो बानासकांठा में एक जगह है नाडाबेट, यहाँ पे सीमा दर्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में 125 करोड़ रुपीज़ का खर्चा किया गया है। इसमें जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं, आप जाकर उनका लाइफस्टाइल देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन भी क्रिएट किए गए हैं। यहाँ पे टैंक वगैरह भी रखे गए हैं। राइट, यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट भी बनाया गया है जिसका नाम है अजय प्रहरी। अजय प्रहरी। राइट, यहाँ पे सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो हैं पुराने वो भी रखे गए हैं। आर्टिलरी गन, T-55 टैंक, MiG-27 एयरक्राफ्ट वगैरह वो भी रखे गए हैं। तो यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि ग्राउंड ज़ीरो पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खाते पीते हैं। एक टूरिस्ट की तरह आप इस प्लेस को देख सकते हैं। तो इसका नाम है सीमा दर्शन प्रोजेक्ट और ये बानासकांठा के नाडाबेट में अभी स्टार्ट किया गया है। गुजरात की गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट चला रही है बहुत बड़ा, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट। इसके लिए 7500 करोड़ रुपीस का लोन कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन ने गुजरात को दिया है? तो याद रखिए, एक दिया है ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एक है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दोनों ने मिलकर लोन दिया है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के लिए। अब ये मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट है क्या? देखो, गुजरात में 35,133 गवर्नमेंट स्कूल्स और 5,847 ग्रांट इन एड स्कूल्स, यानी वो प्राइवेट स्कूल जो सरकारी मदद से चलते हैं, इनमें ये प्रोजेक्ट होगा। और अगले 5 सालों के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा गुजरात की जो सरकार है वो करेगी। यानी स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 41,000 ऐसे स्कूल्स हैं जिनको ज़रूरत है ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इनमें क्या क्या क्रिएट किया जाएगा स्कूलों में? तो गुजरात में याद रखिए 50,000 नए क्लासरूम बनेंगे और जो स्मार्ट क्लासरूम वो बनेंगे 1.5 लाख। स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे 1.5 लाख, 50,000 बनेंगे नए क्लासरूम, 20,000 बनेंगी नई कंप्यूटर लैब और 5,000 बनेंगे टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब आप जानते हैं, अटल इनोवेशन मिशन के तहत। तो इस प्रोजेक्ट में खर्चा आएगा
10,000 करोड़, इसमें से 7,500 करोड़ देगा एक तो वर्ल्ड बैंक और एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये जो वर्ल्ड बैंक है, इसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो इंडिया की हैं, इनका नाम है अंशुला कांत। और अंशुला कांत ना सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बल्कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी हैं। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो है डेविड मेल्पस, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये चाइना की कैपिटल बीजिंग में है। अभी अभी कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है गुजरात की सरकार ने, जिसमें जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं यानी जो नगर निगम हैं, उनकी ऑनलाइन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज वहाँ के नागरिकों को प्रोवाइड की जाती है। इसमें 52 सर्विसेज हैं जो नगर निगम आपको देता है, जैसे वाटर एंड ड्रेनेज, या कोई शिकायत अगर आपकी है, ग्रीवेंसेज रिड्रेसल है, किसी चीज़ को बनाने की परमिशन चाहिए आपको, फायर या इमरजेंसी सर्विसेज, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह, ऐसी 52 सर्विसेज आपको देता है। इसका नाम है ई नगर। तो ई नगर ऐप गुजरात की जो सरकार है उन्होंने लॉन्च करी है। और इसमें टोटल 170 लोकेशंस हैं, जिसमें 162 हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी नगर पालिका, और 8 हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस यानी कि नगर निगम। टोटल 170 लोकेशन इसमें कवर की गई हैं, तो इसका नाम है ई नगर। गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर, वहाँ पर डिफेंस एक्सपो लगा था। तो आपको बताना है इसका थीम क्या था। ये 10 से 14 मार्च 2022 को लगा था, डिफेंस एक्सपो 2022। और इसका जो थीम था वो था इंडिया द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया जो है वो एक उभरता डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है। वैसे हमारा टारगेट क्या है इंडिया के डिफेंस सेक्टर को लेकर? हमारा टारगेट ये है कि हमें $5 बिलियन के एक्सपोर्ट करने हैं 2024 तक। ये हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है कि 2024 तक हमें $5 बिलियन के डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स करने हैं। और गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमित शाह की। अमित शाह हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी हैं और मिनिस्टर ऑफ कॉपरेटिव्स भी हैं, यानी सहकारी मंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। और डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। चलो ये बताओ, गुजरात में कौन सी ऐसी जगह है जिसे भारत की सरकार कंटेनर हब बनाना चाहती है? जब हम चिप्स वगैरह में, जहाज में कंटेनर भेजते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में पहली बार हो रही है, और वो हो रही है भावनगर। तो ध्यान रखिए, भावनगर जो है इंडिया में वो कंटेनर हब बनेगा। गुजरात में अब कितने रामसर साइट हैं, कितने रामसर स्थल हैं? वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था, और इसीलिए हम इनको रामसर साइट बोलते हैं। ये ईरान के अंदर एक जगह है जिसे हम रामसर बोलते हैं। अभी इंडिया में 49 रामसर साइट्स हैं। तो गुजरात में कितने हैं? तो गुजरात में हैं 4। कौन कौन से हैं? थोल लेक है, ये अभी अभी बना है थोल लेक। थोल लेक जो है महसाना में है। वधवाना लेक, वधवाना वेटलैंड, ये वडोदरा में है। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जामनगर में है। और नल सरोवर अहमदाबाद। तो ये 4 रामसर साइट हैं जो अब गुजरात में हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें सबसे लेटेस्ट है। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बर्ड सेंचुरी है जो जामनगर में है, और 300 से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे के दिन ही ये रामसर साइट डिक्लेयर की गई थी। नल सरोवर बस पहले से थी, और बाकी 3 पिछले 1 साल में बनी है। थोल लेक, यहाँ पे भी 320 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज देखे गए हैं, राइट। और वधवाना लेक भी इंपॉर्टेंट है, ये वडोदरा में है, ये भी एक रामसर साइट है। और इंडिया में अगर आपसे पूछें कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे हैं, तो यूपी में है अब 10। यूपी में 10 रामसर साइट हैं, ठीक है। यूपी में अभी लेटेस्ट बनी है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा पक्षी विहार, वो भी एक रामसर साइट बनी है। और यूपी में एक हैदरपुर वेटलैंड है, ये भी अभी अभी रामसर साइट बनी है, बखीरा और हैदरपुर। वर्ल्ड वेटलैंड डे हम 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, और इंडिया में 49 रामसर साइट्स हैं। कौन सी स्कीम है गुजरात सरकार ने शुरू करी है जिसमें जो पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स 1,000 करोड़ रुपए के, वो नॉन रेजिडेंट गुजराती भी उनमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? देखिए, गुजरात में जो एनआरआई हैं गुजरात के, जो बाहर दूसरे कंट्रीज़ में हैं, और बहुत सारे हैं जो बाहर व्यापार करते हैं मेनली, तो यहाँ पे गुजरात में जो गांव वाले एरिया में, खास तौर पे जो रूरल एरियाज़ हैं, उनमें अगर कोई प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई स्कूल बनना है, बस स्टैंड बनना है, सीसीटीवी लगने हैं, कम्युनिटी हॉल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आंगनवाड़ी, तो उसमें
पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एनआरआई। ठीक है, 40% इसमें कंट्रीब्यूट करेगी गुजरात की सरकार, गुजरात गवर्नमेंट, और 60% जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे एनआरआई। तो इसका नाम है वतन प्रेम योजना। वतन प्रेम योजना। तो ये योजना है, इसमें आप अपने जो गुजरात के जो गांव हैं, जो रूरल डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने? गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी के बाद बने थे भूपेंद्र पटेल। अभी वैसे गुजरात में इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो अब देखना होगा कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट फिर से आ पाती है, लेकिन अभी के लिए हैं भूपेंद्र पटेल। अंडरस्टूड। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है बाय द वे, ये कहाँ से विधायक हैं? तो ये घट लोदिया करके एक जगह है, वहां से ये विधायक हैं। ठीक है, घट लोदिया से ये एमएलए हैं और ये अब गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। ये जो जगह है घटलोदिया, ये कहाँ पे है? ये अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में है। गुजरात का एक हैंडीक्राफ्ट है पिथौरा। पिथौरा पेंटिंग है, इनको जीआई टैग मिला है। यही पूछा है कि पिथौरा क्या है। ठीक है, तो याद रखिए पिथौरा पेंटिंग्स हैं, तो आंसर है पेंटिंग। और अब ये एक जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है। गुजरात के टोटल 17 जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हो गए हैं। ठीक है, इन्होंने अप्लाई किया था 2019 में और फाइनली इन्हें जीआई टैग मिला था 14 सितंबर 2021 को। तो ये पिथौरा पेंटिंग कहाँ की हैं? पिथौरा पेंटिंग जो है ये परफॉर्म की जाती हैं, ये बनाई जाती हैं, इनमें सुपर नेचुरल जो पावर है वो भी पोर्ट्रे की जाती है। और इसको मेनली गुजरात की रथवा ट्राइबल कम्युनिटी बनाती है। रथवा ट्राइबल कम्युनिटी पिछले लगभग 3000 सालों से ये पेंटिंग्स बना रही हैं। इनमें गॉड जो हैं उनकी बनाई जाती हैं, पीस प्रॉस्पेरिटी ये सब भी दिखाई जाती हैं। तो ये घर में लोग जनरली अपने जो वॉल्स हैं उन पे भी टांगते हैं। तो आंसर है इसका, ये एक तरह की पेंटिंग है, इसे जीआई टैग मिला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं 2030 तक। तो इसमें गुजरात का रैंक क्या रहा? यह इंडेक्स नीति आयोग ने दिया है यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर। इसमें केरला ने इसे टॉप किया और गुजरात इसमें 6 नंबर पे रहा। गुजरात इसमें 6ठे नंबर पे रहा। यानी कि इंडिया में जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने हैं 17 2030 तक, गुजरात उसमें 6 नंबर पे सबसे आगे चल रहा है। नंबर 1 है केरला, यानी केरला उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सबसे जल्दी अचीव कर लेगा। इसी तरह से एक और इंडेक्स है गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, यानी गुजरात का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो कितना ट्रांसपेरेंट है। इस मामले में गुजरात कौन से नंबर पे रहा? इस मामले में गुजरात 16 नंबर पे रहा। ठीक है, नंबर 1 पे इसमें दो स्टेट्स रहे, एक तो ओडिशा और एक तेलंगाना। ये जॉइंट नंबर 1 रहे, यानी ओडिशा और तेलंगाना का जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। और इस इंडेक्स को दिया था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। अभी आपको बताना है कि भारत का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ये सेटअप किया जा रहा है। तो ये गुजरात में सेटअप किया जा रहा है। गुजरात में कहां पर सेटअप किया गया है? पहला खेल मध्यस्थता केंद्र स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया, तो ये अहमदाबाद में सेटअप किया गया है। ठीक है, अहमदाबाद में सेटअप किया गया है। स्पोर्ट्स सेक्टर में कोई भी डिस्प्यूट्स अगर होंगे तो फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अवेलेबल होगा। तो ये अहमदाबाद में सेटअप किया जाएगा। कौन सी योजना गुजरात सरकार ने शुरू करी है जिसमें जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हैं उन्हें सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड किया जाएगा कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल वर्कर्स को? इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ये 25 अक्टूबर को स्टार्ट की गई थी, 25 अक्टूबर 2021 को भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा। तो इस योजना का नाम है गो ग्रीन। गो ग्रीन योजना। तो इसमें कितनी सब्सिडी मिलेगी? अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का वर्कर है, जैसे कोई इंडस्ट्रियल लेबरर है, तो उसे 30% सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम 30,000 रुपए तक। 30% टू अ मैक्सिमम ऑफ 30,000 अगर वो इलेक्ट्रिक
टू व्हीलर खरीदता है। अगर मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर का वर्कर है, निर्माण क्षेत्र का मजदूर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर वर्कर, तो उसे 50% सब्सिडी मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम 30,000 रुपये तक। और अगर कोई, तो इसमें दो तरह के वर्कर्स हैं, एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर जिसे 30% और एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर का वर्कर जिसे 50%। ठीक है, ये सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो मेड इन इंडिया व्हीकल्स हैं उन पे एलिजिबल होगा, सिर्फ उन पे एलिजिबल होगा। और सिर्फ वो टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इसमें कवर किए जाएंगे जो एक बार चार्ज करने के बाद 50 किलोमीटर तक चलते हैं, सिर्फ वो ही इसमें कवर किए जाएंगे। कौन सा मोबाइल ऐप है जो गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं, प्रशासनिक कार्य, वो पेपरलेस, क्विक और इजी मैनर में सिटीजन्स को अवेलेबल करवाए जाएंगे? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ई सरकार। ई सरकार ऐप लॉन्च किया गया था। ये ऐप 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, जिस दिन होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, उस दिन लॉन्च किया गया था। तो इस ऐप को IWDMS यानी कि इंटीग्रेटेड वर्कफ्लो एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से भी लिंक किया है गुजरात की सरकार ने। ये एक पुराना ऐप है जो 2005 में लॉन्च हुआ था गुजरात में, IWDMS, और इसको अभी अभी जो लॉन्च हुआ है 2021 में, ई सरकार, इससे जोड़ दिया गया है। तो बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कि सेक्रेटेरिएट, डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पे जो कलेक्टर या DDO ऑफिस हैं, वो इस पे जोड़ दिए गए हैं। अभी अभी तीसरा फूड सेफ्टी इंडेक्स आया, इसको FSSAI ने रिलीज करा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें गुजरात का रैंक क्या है? तो याद रखिए, गुजरात ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। गुजरात इसमें नंबर 1 रहा, फूड सेफ्टी के मामले में गुजरात नंबर 1 रहा। ठीक है, और छोटे राज्यों में गोवा नंबर 1 रहा और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर नंबर 1 रहा। तो फूड सेफ्टी के मामले में गुजरात इंडिया का बेस्ट स्टेट है। कौन सी योजना गुजरात की सरकार ने शुरू करी जिसमें गुजरात के वो लोग जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट फेलियर वगैरह है, इस तरह के जो डिजीज़ होते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। तो इसका नाम है निरामय गुजरात योजना, निरामय गुजरात योजना। और ये योजना मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहाँ से शुरू करी थी? ये की थी पालनपुर। पालनपुर जो बनासकाठा में आता है, पालनपुर इन बनासकाठा, वहाँ से ये स्टार्ट की गई थी। और हेल्थ मिनिस्टर जो हैं ऋषिकेश पटेल, उन्होंने मेहसाना से शुरू की थी 12 नवंबर को। मैं रिपीट करता हूँ, भूपेंद्र पटेल ने फ्रॉम पालनपुर इन बनासकाठा और हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल ने मेहसाना से शुरू की थी, राइट। और इससे 3 करोड़ जो गुजराती हैं उन्हें फ़ायदा होगा क्योंकि उनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है। तो इसमें ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, कैंसर वगैरह इस तरह के रोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। ठीक है, एक बात और, जो गुजरात में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ पे फ्राइडे का जो दिन है वो होगा ममता दिवस। गुजरात के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे फ्राइडे का दिन होगा ममता दिवस। और एक निरामय कार्ड भी मिलेगा आपको, निरामय कार्ड भी मिलेगा, जिसमें आप जब ये टेस्ट कराएंगे तो 12 से लेके 15,000 तक का खर्चा आपका कवर्ड होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। और मेहसाना एक बहुत ही खास रीज़न से न्यूज़ में था, वो क्यों? तो इटली अपना पहला मेगा फूड पार्क बना रहा है मेहसाना में। इटली देश इंडिया में अपना पहला मेगा फूड पार्क, एक जगह है फनीधर, वहां पे बना रहा है और ये मेहसाना जिले में आती है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने नींव रखी, फाउंडेशन स्टोन रखा, उमिया माता धाम मंदिर और टेम्पल प्रमाइसेस। इस प्रोजेक्ट का नाम है माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो आपको बताना है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। ये शोला अहमदाबाद में बनेगा, तो आंसर है अहमदाबाद। ठीक है, जो कड़ावा पटीदार समुदाय है उनकी कुल देवी होती हैं उमिया माता, और जो उमिया माता मंदिर है वो ऊंझा मेहसाना जिले में आता है। ठीक है, लेकिन अब इस टेम्पल के अलावा एक माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
बनेगा और वो अहमदाबाद में बनेगा। गुजरात का कौन सा ऐसा संगठन है जो भारत का पहला बना है जिसने जस्टिस क्लॉक को लगाया है? जस्टिस क्लॉक में आप ये देख सकते हैं कि कितने मुकदमे पेंडिंग हैं। तो ये गुजरात हाई कोर्ट है, गुजरात उच्च न्यायालय। ठीक है, इसमें भारत का पहला जस्टिस क्लॉक लगाया गया है। और जस्टिस क्लॉक जो होता है उसमें पता चलता रहेगा कि पेंडेंसी कितनी है। रियल टाइम में आप देख सकते हैं कि कितने केसेस चल रहे हैं गुजरात के हाई कोर्ट में और कितने पेंडिंग हैं। और गुजरात हाई कोर्ट हमेशा से बहुत इनोवेटिव रहा है। इनफैक्ट गुजरात हाई कोर्ट भारत का पहला हाई कोर्ट था जिसने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया था मुकदमों का। लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने वाला भी पहला हाई कोर्ट था गुजरात हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट का जो जज होता है उसकी रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स। अभी अभी आईपीएल में एक नई टीम आई है गुजरात से, अहमदाबाद की टीम। इसका क्या नाम है? इस टीम के कैप्टन है हार्दिक पांड्या और ये है गुजरात टाइटंस। और गुजरात टाइटंस का ओनर कौन है? सीवीसी कैपिटल। सीवीसी कैपिटल। तो पहले 8 टीम थी, 2 अब आईपीएल में हो गई हैं और टोटल 10 टीमें हैं। ये 2 नई आई हैं, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओनर कौन है? आरपीएसजी, संजीव गोयन का ग्रुप। लीड्स इंडेक्स आया है। लीड्स इंडेक्स किस बारे में है? ये लॉजिस्टिक्स के ऊपर होता है। लॉजिस्टिक्स ईज कितनी है, यानी लॉजिस्टिक्स मतलब होता है रसद। जब सामान को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो उसको रसद बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके रोड्स कैसे हैं, रेलवे नेटवर्क कैसा है, एयरपोर्ट्स कैसे हैं, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी कैसी है। तो उसमें पूरे इंडिया में गुजरात ने टॉप किया। गुजरात की स्टेट्स में नंबर 1 रैंक रही, दूसरे नंबर पे इसमें हरियाणा रहा। यह इंडेक्स 2018 में लॉन्च किया गया था। 2018 में लॉन्च किया गया था। और इसमें अगर मैं यूनियन टेरिटरीज या उनकी बात करूं तो जम्मू कश्मीर इसमें नंबर 1 रहा। ठीक है, जम्मू कश्मीर इसमें नंबर 1 रहा। दिल्ली इसमें अदर यूनियन टेरिटरीज में नंबर 1 रहा। तो एक्चुअली इसमें 2 कैटेगरी और बनाई गई थी। एक तो थी अदर यूनियन टेरिटरी जिसमें दिल्ली नंबर 1 रहा, एक थी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड हिमालयन रीजन, उसमें जम्मू कश्मीर नंबर 1 रहा। लेकिन स्टेट्स में गुजरात नंबर 1 था। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात का रैंक क्या रहा? ग्रुप ए में। तो गुजरात ने इस इंडेक्स को भी टॉप किया। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसने दिया था? DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज। इसमें गुजरात नंबर 1 रहा। ठीक है, फर्स्ट रैंक गुजरात का रहा ग्रुप ए में। ग्रुप बी में नंबर 1 रहा मध्य प्रदेश, छोटे राज्यों में हिमाचल और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली नंबर 1 रहा। मुंबई सेंट्रल डिवीजन जो है इंडियन रेलवेज का, इन्होंने 100th टेक्सटाइल ट्रेन चलाई। ये 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन ये कहां से कहां तक चली? चलथान से संक्रेल। तो आपको यह बताना है कि जो मुंबई सेंट्रल डिवीजन है ये कौन से रेलवे जोन में आती है। मुंबई सेंट्रल डिवीजन, ये वेस्टर्न रेलवे की बात हो रही है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। तो 100 टेक्सटाइल ट्रेन कहां से कहां तक चली? ये चली चलथान, और चलथान जो है ये सूरत एरिया में आता है, और ये संक्रेल तक चली। और संक्रेल जो है ये खड़गपुर में आता है, खड़गपुर डिवीजन ऑफ द साउथ ईस्ट रेलवेज। खड़गपुर डिवीजन ऑफ द साउथ ईस्ट रेलवेज, तो ये ध्यान रखना है। और जो पहली ट्रेन है वो चली थी 1 सितंबर 2021 को, पहली टेक्सटाइल ट्रेन। लेकिन हम यहाँ 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन की बात कर रहे हैं चलथान से संक्रेल। तो चलथान जो है ये सूरत एरिया में आता है। अभी अभी सागर परिक्रमा योजना स्टार्ट हुई है। ये योजना कौन से मंत्रालय ने शुरू करी है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मछली पालन पशुपालन यानी फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। तो सागर परिक्रमा योजना में जो पहली परिक्रमा है, पहली यात्रा, वो मांडवी से पोरबंदर तक की गई। मांडवी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है गुजरात के? मांडवी, तो मांडवी कच्छ में आता है। ठीक है, तो मांडवी से लेके और पोरबंदर, पोरबंदर जहां पे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, तो वहां पे यात्रा की गई। और हम ये सागर परिक्रमा भारत के हर राज्य में करेंगे, लेकिन ये स्टार्ट गुजरात से हुई है और पहली सागर परिक्रमा मांडवी से पोरबंदर तक हुई थी। तो इसमें हम जो मछुआरे हैं, जो फिशरमैन कम्युनिटी है, हम उन्हें सरकारी नीतियों के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत बार पता नहीं होता। और अगर ये पूछें कि मांडवी में कौन सी जगह है जहां से वो स्टार्ट हुई थी, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक, क्रांति गुरु
श्यामजी कृष्ण वर्मा मेमोरियल, वहां से ये स्टार्ट हुई थी और ये पोरबंदर तक यात्रा हुई। गुजरात में तापी रिवर फ्रंट बनेगा अभी अभी, ये कहाँ पे बनेगा? तो ये सूरत में बनेगा। सूरत तापी नदी के किनारे है, यहाँ पे ये रिवर फ्रंट बनेगा। जैसे साबरमती नदी पे रिवर फ्रंट है अहमदाबाद में, वैसे ही तापी रिवर फ्रंट अब सूरत में बनेगा और इसमें खर्चा आएगा 1991 करोड़। इससे टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है, वर्ल्ड बैंक इसे सपोर्ट कर रहा है। गुजरात की सरकार ने 100 ईयर्स अभी अभी पूरे हुए पाल दाधव मैसेकर के। तो पाल दाधव मैसेकर जो है ये गुजरात में कहां पर हुआ था? बहुत लंबी कहानी है, वैसे आपको शॉर्ट में बता देता हूं। 1200 के आसपास ट्राइबल लोग जो हैं भील कम्युनिटी के, वो मारे गए थे अंग्रेजों के द्वारा। ये हुआ था 7 मार्च 1922 को। और कुछ विलेजेस हैं, जैसे एक है पाल विलेज, एक है दादव विलेज। तो ये विलेजेस कहाँ पे हैं? ये साबरकांठा में आते हैं। आज जो साबरकांठा है वहां पर आते हैं पाल, चितरिया और दादवाव गांव। और यहाँ पे भील कम्युनिटी है, तो 1200 से ज़्यादा भील, उनकी डेथ हुई थी। अमल की एकादशी का दिन था। ये विलेजर्स जो हैं इकट्ठा हुए थे। एक ही मूवमेंट के लीडर थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत, इसको एक ही मूवमेंट कहा जाता है। और ये जो अंग्रेजों ने रेवेन्यू टैक्स लगा दिया था जमीन के ऊपर, उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये इकट्ठा हुए, वहां पे अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दी थी इनके ऊपर और 1200 से ज्यादा जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो इसको 100 साल पूरे हुए हैं और ये साबरकांठा में हुआ था पाल दादव मैसेकर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और जो विलेजेस हैं जहाँ पे 7 मार्च 1922 को ये हुआ था, वो पाल, चेतरिया और दादवा विलेजेस हैं। यानी जलियांवाला बाग की याद दिलाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था अमृतसर में, तो ये बिल्कुल उसी के जैसा था। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आया है 2021, निर्यात तत्परता सूचकांक, इसमें गुजरात का रैंक क्या है? तो गुजरात इसमें नंबर 1 रहा पूरे इंडिया में। महाराष्ट्र से थोड़ा सा ज्यादा आगे रहा, तो नंबर 1 पूरे इंडिया में टॉप किया एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस ने। नंबर 2 पे महाराष्ट्र रहा और नंबर 3 पे इसमें तमिलनाडु रहा। यह इंडेक्स दिया है नीति आयोग ने। नीति आयोग, और नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग के चेयरमैन हैं। पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। पार, तापी और नर्मदा, ये 3 नदियां हैं, इन्हें आपस में जोड़ा जा रहा है। आपको बताना है कि इसमें कितने डैम बनेंगे टोटल। तो ये जो नदी जोड़ेंगे हम, इसके लिए 7 डैम्स हम बनाएंगे। 7 डैम्स, इनके नाम याद रखने आपको जरूरी नहीं है। झेरी, मोहन, काउचली, पाएखेड़, चश्मानदुआ, चिक्कर, दबदार और केलवा, ठीक है। चलो एक चीज बता देता हूं कि इसमें जो डैम्स हैं वो कहाँ बनेंगे। तो एक मेनली इसमें वलसाड और जो डांग जिला है वहां बनेंगे। मैं रिपीट करता हूं, वलसाड और डांग जिले में बनेंगे डैम। लेकिन सिर्फ एक डैम ऐसा है जो महाराष्ट्र में बनेगा, नासिक में। और जो नासिक में बनेगा उस डैम का नाम है झेरी डैम। बाकी जो 6 डैम है वो गुजरात में बनेंगे, वलसाड और डांग में। तो टोटल 7 डैम्स बनेंगे, एक महाराष्ट्र में और 6 गुजरात में, ठीक है। तो नर्मदा नदी आप जानते ही हैं, अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश में और फिर ये महाराष्ट्र को छूते हुए भरूच और नर्मदा जिला जो है गुजरात का, वहां पे फ्लो करती है। फिर इसमें पार नदी है जो वलसाड से फ्लो करती है मेनली, और तापी नदी है जो मेनली सूरत से फ्लो करती है। तो ये है पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के बनने से फायदा होगा, जो किसान हैं उन्हें इरिगेशन का जो वाटर है वो मिलेगा, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट्स का एक्स्ट्रा पानी है, सरप्लस वाटर महाराष्ट्र में, उसे जो गुजरात के सूखे इलाके हैं सौराष्ट्र और कच्छ, वहां पे भेजा जाएगा इस नदी जोड़ परियोजना से। कोई डाउट इसमें? तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो पार रिवर है वो भी गुजरात में फ्लो करती है। उसका जो सोर्स है वो है वडपाड़ा विलेज, जो नासिक महाराष्ट्र में है, और वो अरेबियन सी में फ्लो करती है। तापी रिवर मेनली बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश जो है वहां से निकलती है, सतपुरा के रेंजेस से वहां से निकलती है और गुजरात में फ्लो करती है।
तो ये नदियों के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूरत मेट्रो बन रही है। सूरत मेट्रो के लिए अभी अभी लोन लिया है गुजरात ने। ये लोन जर्मन डेवलपमेंट बैंक से लिया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने किलोमीटर की लेंथ होगी सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट की। तो ये लेंथ होगी 40.35 किलोमीटर। 40.35 किलोमीटर। ये प्रोजेक्ट बहुत महंगा है, इसमें 1.5 बिलियन यूरो का खर्चा होगा। हम यूरो में देखते हैं क्योंकि लोन हमने एक यूरोपियन बैंक से लिया है, जर्मन डेवलपमेंट बैंक, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। और इसमें से ये बैंक कितना पैसा दे रहा है? 442.26 मिलियन यूरोस दे रहा है। ठीक है, 442.26 मिलियन यूरोस देगा। अभी दिए हैं 26 मिलियन यूरो, धीरे धीरे करके देगा, लेकिन टोटल कमिटमेंट है 442.26 मिलियन यूरोस। और इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रैंकफर्ट में है। इनफैक्ट एक बैंक और है जो लोन दे रहा है इसके लिए, वो है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी। फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी ने कमिट करा है 250 मिलियन यूरोस। फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे हम एएफडी बोलते हैं, उन्होंने कितना कमिटमेंट दिया है? उन्होंने कमिटमेंट दिया है 250 मिलियन यूरोस। और ये भी एक इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली फ्रांस का बैंक है एएफडी। तो जर्मन डेवलपमेंट बैंक और फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी दोनों फंड कर रहे हैं सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को। इसकी लंबाई होगी 40.35 किलोमीटर। तो इसमें दो कॉरिडोर बनेंगे। एक है कॉरिडोर 1 जो 21.61 किलोमीटर लॉन्ग है, सारथाना से ड्रीम सिटी। और दूसरा कॉरिडोर 2 जो 18.74 किलोमीटर है, भेशान से सरोली। अंडरस्टूड? तो केएफडब्ल्यू देगा 442.26 मिलियन यूरोज और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी देगी 250 मिलियन यूरोज। गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से जिले में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट हुआ 2022? खुद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे गए थे, उन्होंने नींव रखी यहाँ पे कई चीज़ों की। तो ये महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया था। और यहाँ पे मॉरिशियस के जो प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जुगनाथ, वो भी आए थे। और डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल इथोपिया के व्यक्ति हैं टेड्रोस आधानोम, वो भी यहाँ पर आए थे। ठीक है, और हमारे आयुष मिनिस्टर ऑफ कोर्स सर्बानंद सोनोवाल, वो भी यहाँ पर आए थे। तो ये 3 दिन तक चला था महात्मा मंदिर गांधीनगर में। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नींव रखी, फाउंडेशन स्टोन रखा, इंडियन रेलवेज का 9000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर? तो ये दाहोद में सेटअप किया गया है। दाहोद में 20,000 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं। दाहोद को एक हब बनाया जाएगा। दाहोद में 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाए जाएंगे, यानी बिजली से चलने वाली जो ट्रेन है उनके इंजन, लोकोमोटिव मतलब होता है रेल के इंजन, तो वो बनाए जाएंगे यहाँ पे दाहोद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दाहोद एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है जो दिल्ली मुंबई रूट पे आता है। दाहोद रेलवे वर्कशॉप जो है 1926 में सेटअप की गई थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इन्होंने इंडिया में 100 प्लेसेस की लिस्ट निकाली है जिन्हें स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो विजिट करेंगे, कॉलेजेस के स्टूडेंट विजिट करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इन 100 प्लेसेस को विजिट करेंगे स्टूडेंट्स एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत। इसमें 100 पूरे इंडिया की हैं, गुजरात की कितनी है? तो गुजरात की हैं इसमें 6 प्लेसेस। कौन कौन सी हैं? रानी की वाव, ये पाटन में है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर अहमदाबाद शहर, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये पंचमहल जिले में आता है और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सोमनाथ का मंदिर जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। धोलावीरा, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कच्छ। और धोलावीरा की खोज किसने की थी? डॉक्टर जेपी जोशी। डॉक्टर जेपी जोशी। गुजरात में और भी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, जैसे लोथल। लोथल एक पोर्ट हुआ करता था, पोर्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और मोढेरा जो महसाना में है। तो ये छह जगह हैं जो इन 100 प्लेसेस में हैं, यूजीसी ने जो सिलेक्ट करी हैं। और यूजीसी के चेयरमैन अभी अभी बने हैं एम जगदीश कुमार। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, इसमें आपको 3 टारगेट्स याद रखने हैं। सबसे पहला टारगेट ये है कि इंडिया में हम एजुकेशन में 6% ऑफ द जीडीपी खर्च करें।
ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है। अभी रफली हम 3% खर्च करते हैं अपने जीडीपी का एजुकेशन में। हमारा टारगेट है 6% ऑफ द जीडीपी। दूसरा टारगेट ये है हमारा कि जितने भी हमारे स्कूल हैं उनमें 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए 2030 तक। और तीसरा टारगेट ये है कि जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% होना चाहिए 2035 तक। तो ये 3 टारगेट अगर आपको पता है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आप कंफर्टेबल रहेंगे। पहला, 6% ऑफ द जीडीपी हमें खर्चा करना है एजुकेशन पे, कब तक? 2030 तक। दूसरा, कि जो हमारे स्कूल्स हैं उनमें 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए स्टूडेंट्स का 2030 तक। और हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% होना चाहिए 2035 तक। इतना ही नहीं, हम इसमें एक नेशनल असेसमेंट सेंटर भी बना रहे हैं जिसका नाम होगा परख, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। हेल्थ इंडेक्स आया है नीति आयोग का। ये बताता है कि भारत के किस राज्य में हेल्थ केयर कितना अच्छा है, इसमें गुजरात की क्या रैंक है। तो इस इंडेक्स को टॉप किया केरला ने और गुजरात इसमें 6 नंबर पे रहा, 6ठे नंबर पे गुजरात इसमें रहा। गुजरात में एक गेहूं की वैरायटी ग्रो की जाती है, भलिया वैरायटी, और ये भलिया वैरायटी जीआई टैग्ड वैरायटी है, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। ये न्यूज में क्यों आई थी? क्योंकि भलिया वैरायटी को एक्सपोर्ट किया गया है कई कंट्रीज में, जैसे केनिया और श्रीलंका वगैरह में। ये जो वीट की वैरायटी होती है इसमें प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा होता है और ये मेनली जो गुजरात का भाल रीजन है वहां पे ग्रो की जाती है, जैसे अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्र नगर और भरूच। इसे जीआई टैग मिला था 2011 में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गुजरात की कौन सी वीट वैरायटी है जो एक्सपोर्ट की गई, या ये भी पूछ सकते हैं भलिया वैरायटी एक्सपोर्ट की गई, ये कौन से क्रॉप की वैरायटी है? तो आंसर है वीट। अभी अभी गुजरात में 108 फुट ऊंचा भगवान हनुमान का स्टैचू इनॉग्रेट किया गया। ये कहां पे किया गया? तो ये मोरबी में किया गया, मोरबी डिस्ट्रिक्ट में किया गया। भगवान हनुमान का ये स्टैचू है। और इंडिया में, अगर मैं इंडिया, मेरी कोई ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। इंडिया में ना 4 भगवान हनुमान के स्टैचू लगाए जाएंगे। सबसे पहला जो लगाया गया था वो शिमला में लगाया गया था सन 2010 में। वहाँ पे एक जाखू टेम्पल है, वहाँ पे ये हनुमान जी का स्टैचू लगा है बहुत ऊंचा। फिर गुजरात में मोरबी में लगाया गया है और 2 और लगेंगे। एक लगेगा तमिलनाडु में रामेश्वरम में और एक लगेगा वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कहाँ लगेगा ये लोकेशन अभी नहीं आई है, लेकिन तमिलनाडु में रामेश्वरम में लगेगा। तो ये 4 स्टैचू लगेंगे भारत के नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में, और इसको हम हनुमान 4 धाम फिर बोलेंगे। ठीक है, हनुमान 4 धाम। ये जो मोरबी में स्टैचू लगा है ये कहाँ पे लगा है? ये लगा है बापू केशवानंद जी के आश्रम में। बापू केशवानंद जी के आश्रम में ये लगा है। इटली जो कंट्री है ये अपना सबसे पहला मेगा फूड पार्क इन्होंने बनाया है फनीधर, गुजरात में। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये महसाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग की जाएगी यहाँ पे और किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। गुजरात का कौन सा शहर है जहां पे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड अपना पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर सेटअप कर रहा है? ये करेगा गिफ्ट सिटी में। तो आंसर है गिफ्ट सिटी। यहाँ पे पोर्ट्स, शिपिंग, लॉजिस्टिक सर्विसेज वगैरह सब एक जगह पे अवेलेबल होंगी। तो गिफ्ट सिटी भारत का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है और ये गुजरात में सेटअप किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा अहमदाबाद में जो है, इसका नाम किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है? तो इसका नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रखा गया है और ये अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर ये पूछें कि दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, इस स्टेडियम में 1,32,000 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, 63 एकड़ में फैला हुआ है ये और 800 करोड़ का खर्चा आया है इसमें। 2016 में ये बनना स्टार्ट हुआ था, इसका एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ था। दूसरा सबसे बड़ा है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो ऑस्ट्रेलिया में है और 90,000 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा अब जयपुर में बन रहा है, अभी ये बन के तैयार नहीं हुआ है। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनेगा। और अभी अभी बता दूं, 1,000वां वनडे मैच
इंडियन मेंस क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां वनडे खेला अभी इसी स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 6 फरवरी 2022 को। ठीक है, भारत की जो टीम है वो पहली टीम है जिसने 1000 वनडे मैच खेले हैं और इन्होंने ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा में खेला। गुजरात में कहां पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनेगा? राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स। इसमें हमारा साथ देगा पोर्चुगल, तो ये लोथल में बनेगा। लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये दुनिया का सबसे पुराना पोर्ट माना जाता है, राइट, लोथल। तो यहाँ पे एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, एक हेरिटेज थीम पार्क, मैरीटाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारे यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे गुजरात में। सरकारी कंपनी एनटीपीसी महारत्न कंपनी जो है वो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाएगी 4.75 गीगावाट यानी 4750 मेगावाट का। तो ये कहाँ पे बनाएगी, ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये बनेगा रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ में बनेगा। ठीक है, और इसे कौन सी कंपनी बनाएगी? एनटीपीसी। एनटीपीसी के चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। हिंदू न्यू ईयर का क्या नाम है जो कच्छ रीजन में गुजरात में ऑब्जर्व किया जाता है? इसको बोलते हैं आषाढ़ी बीज। कच्छी न्यू ईयर होता है ये शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन होता है आषाढ़ के महीने में और ये कच्छ रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। ये 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया था 2021 में। इसमें कच्छ रीजन में जो थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है वो बिगिन होती है इस फेस्टिवल पे, आषाढ़ी बीज। अभी अभी शत्रुंजय जो पहाड़ियां हैं, शत्रुंजय हिल्स, वहां पर एक फायर हुई थी, आग लगी थी। ठीक है, ये शत्रुंजय फॉरेस्ट है यहाँ पे, रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये गुजरात में कहाँ पे है? ये जो गिर नेशनल पार्क है उसी के फॉरेस्ट में ही आता है ये भावनगर में आता है, तो आंसर है भावनगर। यहाँ पे एशियाटिक लायंस जो हैं वो होते हैं और एशियाटिक लायंस आपको एशिया में सिर्फ एक ही जगह मिलेंगे और वो है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, गुजरात के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। कौन सा फ्रूट है जिसका नाम बदलकर गुजरात की सरकार ने कमलम रख दिया है? तो ये है ड्रैगन फ्रूट। तो ड्रैगन फ्रूट को अब से कमलम कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट से एक चाइना वाला टोन आता था, क्योंकि ड्रैगन और चाइना आप जानते हैं। तो कमलम, कमलम मतलब लोटस, तो ये लोटस जैसा दिखता है, कमल के फूल जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम कमलम हो गया है। ड्रैगन फ्रूट जो होता है ये जो सूखे इलाके हैं वहां पे होता है, मेनली भुज में, गांधीधाम और मांडवी जो एरियाज हैं वहां पे ये फ्रूट कल्टीवेट किया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण में गुजरात की रैंक क्या रही ओवरऑल? तो गुजरात स्वच्छ सर्वेक्षण में 4th नंबर पे रहा। इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट, सबसे साफ जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे रहा, महाराष्ट्र नंबर 2, मध्य प्रदेश नंबर 3 और चौथे नंबर पे रहा गुजरात। अगर शहर पूछें तो इंदौर ने टॉप किया 5वीं बार लगातार। इंदौर मध्य प्रदेश में है, इंदौर ने टॉप किया, इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया इंदौर। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, अहमदाबाद कैंटोनमेंट, जो अहमदाबाद छावनी है वो इंडिया की क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट है, वो है अहमदाबाद कैंटोनमेंट। इंडिया में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या औद्योगिक गलियारे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत। तो इन 11 में आपको बताना है गुजरात कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं जिनका पार्ट है। तो सिर्फ एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो गुजरात से होके जाएगा और ये है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये कहाँ से होके जाएगा? तो इसके तहत ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बन रहा है गुजरात में और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है सानंद में। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट होंगे। एक तो ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन और एक सानंद में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। गुजरात के कितने एथलीट हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था? तो गुजरात से 3 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। शूटर एलावनिल वला रिवन, टेनिस प्लेयर अंकिता रैना और स्विमर माना पटेल, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और एक चीज़ और याद रखनी है, टोक्यो ओलंपिक्स में यूएसए ने टॉप किया था, पदक तालिका में मेडल टैली में यूएसए ने टॉप किया था। टोक्यो के बाद अब 2024 में पेरिस में होंगे ओलंपिक गेम, फिर 2028 में होंगे लॉस एंजलिस में अमेरिका में और फिर 2032 में होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में।
और जो टोक्यो में पैरा गेम्स हैं, टोक्यो पैरा गेम्स जो हैं उसमें चाइना ने टॉप किया था। पैरा गेम्स का जो मैस्कॉट था वो था सोमेटी, और नॉर्मल खेल जो थे उनका था मिराई टोवा। मिराई टोवा। हमारा फ्लैग बेरर कौन था? फ्लैग बेरर जो नॉर्मल गेम्स थे उनमें ओपनिंग सेरेमनी में थे मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, क्लोजिंग सेरेमनी में थे बजरंग पुनिया। जो पैरा गेम्स की बात करूं तो पैरा गेम्स में ओपनिंग सेरेमनी में थे टेक चंद और क्लोजिंग सेरेमनी में थी अवनी लखेड़ा। तो 3 जो खिलाड़ी गुजरात से हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया था टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में। अभी तो मैं नॉर्मल खेलों की बात कर रहा था, अब मैं गुजरात के वो आपको एथलीट्स बताता हूँ, खिलाड़ी बताता हूँ जिन्होंने पैरा गेम्स में पार्टिसिपेट किया। इनमें भाविना पटेल टेबल टेनिस, इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता। सोनल पटेल ने भी टेबल टेनिस में पार्टिसिपेट किया था, और पारुल परमार बैडमिंटन। तो 3 खिलाड़ी ओलंपिक्स और 3 खिलाड़ी पैरा ओलंपिक्स। गुजरात की सरकार ने पार्टनरशिप करी है कौन से राज्य के साथ? ठीक है, ये वुमेन लेड स्टार्टअप्स की मदद करेंगे, उनको कैपिटल रेज करने में मदद करेंगे, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने में मदद करेंगे। तो गुजरात की सरकार तेलंगाना के साथ मिलकर काम करेगी। ठीक है, तेलंगाना। तो गुजरात की सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं आई हब। ये मिलके काम करेगा तेलंगाना के वी हब के साथ। तो वी हब है तेलंगाना का और आई हब है गुजरात का। ये मिलके काम करेंगे और 240 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनकी हेल्प करेंगे। गुजरात सोलर पावर पॉलिसी आई है। इनका क्या टारगेट है कि इन्हें कितना जो ग्रीन एनर्जी है जिसमें विंड और सोलर दोनों हैं, इन्हें इंस्टॉल करना है गुजरात में। इनका टारगेट कितना है? इनका टारगेट है 30,000 मेगावाट। इनका टारगेट है 30,000 मेगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी, सोलर और विंड दोनों से 2022 खत्म होते होते। अभी इन्होंने 11,000 मेगावाट अचीव कर लिया है ग्रीन एनर्जी में, लेकिन इनका टारगेट कितना है? इनका टारगेट है 30,000 मेगावाट इन्हें जो ग्रीन एनर्जी है वो इंस्टॉल करनी है 2022 तक। ये है गुजरात की सोलर पावर पॉलिसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इनका एक टारगेट ये भी है, अभी 8 रुपये पर यूनिट बिजली का दाम है, उसको कम करके करना है 4.5 रुपये। 4.5 रुपये पर यूनिट इन्हें कॉस्ट कम करनी है, वो भी इनका टारगेट है। एक और चीज़, जो पावर कंपनीज हैं जो सोलर पावर या विंड पावर में इन्वेस्ट कर रही हैं, उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो इन्होंने कम कर दिया है। 25 लाख रुपए था पहले वो पर मेगावाट, 25 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट था पर मेगावाट, अब इसको कम करके 5 लाख रुपए कर दिया है पर मेगावाट। पहला भारत का शहर कौन सा है? ये गुजरात में है, जिन्होंने स्टील का जो वेस्ट होता है जिसे हम स्टील स्लैग बोलते हैं उससे रोड बनाई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक सड़क, और स्टील के जो प्लांट होते हैं ना उनसे जो वेस्ट निकलता है हम उसे स्टील स्लैग बोलते हैं। तो वो सूरत में है। सूरत में पहली बार भारत में स्टील वेस्ट से सड़क बनी है और ये काफ़ी मजबूत भी है। इसमें 30% इसकी थिकनेस कम होती है नॉर्मल सड़क से, और 30% सस्ती भी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद ये मजबूत उतनी ही है। और इस पे बहुत सारे हैवी ड्यूटी व्हीकल, जो भारी भारी व्हीकल हैं, वो चलाए गए, लेकिन ये मजबूत ही रही। तो पहली बार भारत में स्टील वेस्ट से सड़क बनी है, हजीरा सूरत में बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने बनाई ये सड़क? तो इसमें साथ दिया आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील प्लांट ने। ठीक है, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील प्लांट, साथ में CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और नीति आयोग। इनफैक्ट स्टील मिनिस्ट्री ने भी। और हमारे स्टील मंत्री कौन है? रामचंद्र प्रसाद सिंह। गुजरात का कौन सा शहर है जहां पे खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया 11वीं बार? खेल महाकुंभ हुआ सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में, तो आंसर है अहमदाबाद, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, तो खेल महाकुंभ 2010 में जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तब इसमें 16 खेल थे और इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। लगभग 13 लाख पार्टिसिपेंट थे जब स्टार्ट हुआ था 2010 में, और इस साल इसमें
45 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो काफ़ी इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ी है समय के साथ। गुजरात में कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का स्टेटस दिया है गुजरात की सरकार ने? सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, तो याद रखिए ये 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को दिया है। ये कौन कौन सी हैं? 7। इनमें जैसे निर्मा यूनिवर्सिटी है, सेप्ट यूनिवर्सिटी है, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, चारोत्तर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। तो टोटल 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। गुजरात की सरकार ने अपनी ई व्हीकल पॉलिसी लॉन्च करी है। ई व्हीकल पॉलिसी क्या है? अगले 4 सालों में गुजरात में 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकनी चाहिए, वहां की सड़कों में दिखनी चाहिए। कितनी? 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल का टारगेट इन्होंने रखा है। और गुजरात को ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। ये 250 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन नए लगाने चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, 250 चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं और 6 लाख टन कार्बन एमिशन ये कम करना चाहते हैं। 6 लाख टन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, 20,000 रुपये तक की सब्सिडी 2 व्हीलर के लिए, 50,000 तक की 3 व्हीलर के लिए और 1.5 लाख तक की 4 व्हीलर के लिए। आपके सीधे बैंक अकाउंट में मिलती है आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, अगर आप ई व्हीकल खरीदते हैं। तो ये अगले 4 सालों के लिए है, ठीक है। और जो मैंने आपको गो ग्रीन योजना बताई थी वो सिर्फ 2 व्हीलर्स के लिए है, इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर्स। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो नॉर्मल व्हीकल के लिए बता रहा हूँ, 4 व्हीलर के लिए बता रहा हूँ। 20,000 तक की सब्सिडी मिलती है 2 व्हीलर, 50,000 की 3 व्हीलर और 1.5 लाख की 4 व्हीलर। अंडरस्टूड? जो गो ग्रीन थी उसमें सिर्फ 2 व्हीलर के लिए थी। और 6 लाख टन हमें कार्बन एमिशन कम करना है। 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है गुजरात की सड़कों में दिखनी चाहिए अगले 4 सालों में। इनमें 2 व्हीलर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर मिला के 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। कौन सा प्रोग्राम है जो गुजरात की सरकार ने शुरू करा है जिसमें जो विलेज पंचायत है उनमें 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जाएगा? इसमें बहुत ही हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट इन्हें मिलेगा। इसका नाम है डिजिटल सेवा सेतु। डिजिटल सेवा सेतु। इसमें आपको सिर्फ 20 रुपये पे करना है बहुत हाई स्पीड इंटरनेट का। और इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे डुप्लीकेट राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब भी आपके द्वार पर आपको मिल जाएंगे। तो ये भारत नेट प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। भारत नेट प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसमें हम विलेज पंचायत को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ रहे हैं। गुजरात में भारत का पहला आईवीएफ जो होता है उसके मेथड के थ्रू एक काफ जो है भैंस का बच्चा, बन्नी किस्म बफेलो की, उसने जन्म लिया। ये कहाँ पे हुआ? तो ये जो हुआ गिर सोमनाथ जिले में हुआ। गिर सोमनाथ जिला, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है हम आईवीएफ कर रहे हैं बफेलो में, इससे ज़्यादा हायर मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होगी बफेलो की और जेनेटिकली सुपीरियर बफेलो हम क्रिएट कर पा रहे हैं। सैमसंग ने अपना पहला फीमेल ओनली ऑफलाइन स्टोर खोला है गुजरात में, कहाँ पर? तो ये सैमसंग के और भी स्टोर हैं लेकिन फीमेल ओनली इसका पूरा संचालन महिलाएं करेंगी। तो ये खोला गया नवरंगपुरा अहमदाबाद में। नवरंगपुरा अहमदाबाद में इसका नाम है सैमसंग स्मार्ट कैफे। कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं अब गुजरात में? तो ढोलावीरा बना है सबसे लेटेस्ट, ढोलावीरा, राइट। और दो जो हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने हैं 2021 में। कौन कौन से थे? एक तो था रामप्पा टेम्पल, काकाटिया रुद्रेश्वर टेम्पल जिसे बोलते हैं तेलंगाना में, और एक ढोलावीरा जो गुजरात में है। इसी के साथ 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं गुजरात में। एक तो अहमदाबाद शहर, रानी की वाव, चंपानेर, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क और ढोलावीरा, ठीक है। इंडिया में 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अब हो गए हैं। इंडियन रेलवेज ने अपना पहला 5 स्टार होटल खोला है जो सीधा रेलवे ट्रैक्स के ऊपर है। ये कहाँ पे खोला गया है? कहाँ पे खोला गया है? तो याद रखिए ये गांधीनगर गुजरात में खोला गया है। गांधीनगर गुजरात। और ये वेस्टर्न रेलवे जोन के अंडर आता है। इसमें 790 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ये लीला ग्रुप के द्वारा खोला गया है।
लीला ग्रुप के द्वारा 5 स्टार होटल, राइट, ये ध्यान रखिए। और धोलावीरा के बारे में एक दो चीज़ आपको बता देता हूँ। मैंने धोलावीरा में आपको ये तो बताया था कि किसने डिस्कवर करी थी, जेपी जोशी। पूरा नाम है जगतपति जोशी। ये आर्कियोलॉजिस्ट थे और 1968 में इन्होंने धोलावीरा को डिस्कवर किया था। तो मोहनजोदड़ो, गमेरीवाला और हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। उनके बाद पांचवा सबसे बड़ा शहर इंडस वैली सिविलाइजेशन का धोलावीरा था। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जो खुदाई हुई है उसमें बहुत कुछ मिला है यहाँ पे, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है और ये गुजरात में कच्छ जिले में आती है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि धोलावीरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आती है, कर्क रेखा के ऊपर आती है। और यहाँ पे खादिर बैट आइलैंड है, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी यहाँ पे है। गुजरात की जो सरकार है उन्होंने अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है विरोचन नगर में। ये कहाँ पे बन रहा है? भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विरोचन नगर सानंद में बनेगा। ठीक है, सानंद, सानंद के पास अहमदाबाद में, तो आंसर है अहमदाबाद। एग्जैक्ट लोकेशन लेकिन आप याद रखो, आई एम वेरी श्योर आपको सानंद जो है वो यहाँ पे जरूर मिल जाएगा। तो 1450 एकड़ जमीन पे बनेगा ये, 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आएगा। कौन सी कंपनी है जो भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी लगा रही है? ये भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी है और ये गुजरात में लग रहा है। तो ये कंपनी है मणिकरण पावर लिमिटेड। मणिकरण पावर लिमिटेड 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें करेगी। और लिथियम आप जानते ही हैं, लिथियम से बहुत सारी जो हैं बैटरी वगैरह बनती हैं, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। और एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी इसकी वो भी डिसाइड नहीं हुआ है कि लिथियम आयन बैटरी की जो ये फैक्ट्री लगेगी ये कहाँ पे लगेगी। ठीक है, लेकिन इसमें और भी कंपनी हैं जो साथ दे रही हैं मणिकरण पावर लिमिटेड का, जैसे तोशिबा, डेंसो कॉरपोरेशन, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन वगैरह। तो वो सब भी जो हैं वो इसमें साथ दे रही हैं। यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने प्लान करा है कि गुजरात का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे कार्गो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि भावनगर को कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। और कंटेनर हम इंडिया में अब बनाने स्टार्ट कर देंगे, पहले हम चाइना से खरीदते थे। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल ये गुजरात में कौन से जिले में स्थापित किया जा रहा है? दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल ये भावनगर में ही बनेगा, गुजरात में। ठीक है, और 1900 करोड़ का खर्चा इसमें आएगा। इसकी कैपेसिटी होगी 15 लाख टीपीए। 15 लाख टीपीए इसकी कैपेसिटी होगी। तो गुजरात पहला स्टेट है इंडिया का जहां पे एक सीएनजी टर्मिनल भी और एक एलएनजी टर्मिनल भी दोनों होंगे। एलएनजी टर्मिनल कहां पे है गुजरात में? दो जगह पे है, एक तो दाहेज और एक हजीरा। यहां पे है एलएनजी टर्मिनल और सीएनजी टर्मिनल होगा भावनगर में। अभी अभी क्रूज सर्विस स्टार्ट हुई दीव से लेके कौन सी सिटी के बीच में? तो दीव से लेके हजीरा जो है गुजरात में, सूरत, वहां पे स्टार्ट हुई। तो आंसर है सूरत। और यहाँ पे बहुत सारे जो क्रूज हैं वो चलेंगे। तो हजीरा बेसिकली एक पोर्ट है सूरत में, और ये मनसुख मांडविया जो हैं उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है, जो पहला क्रूज चला था। अभी मनसुख मांडविया जो हैं वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और वो हमारे केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बना रहे हैं गुजरात में, कहाँ पर? तो ये जामनगर में बना रहे हैं। जामनगर में इनकी रिलायंस की रिफाइनरी भी है बहुत बड़ी। मोटो खावड़ी रीजन है जामनगर में, वहाँ पे 280 एकड़ जमीन पे रिफाइनरी है रिलायंस की। वहाँ पे सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है वो भी अब जानवरों के लिए बनेगा। जो जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उनके पहले एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन थे? इनकी डेथ हो गई। ठीक है, ये वांकानेर से थे, जो अभी मोरबी जिले में आता है। इनका नाम है दिव्य सिंह झाला। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और जो स्टेट ऑफ वांकानेर है उसके ये राज परिवार से आते थे। इनफैक्ट वांकानेर के जो आखिरी राजा थे अमर सिंह झाला, ये उनके पोते थे, ग्रैंडसन थे।
और ये वांकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए भी थे, और ये पहले एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। 1982 से 1984 इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी उसमें ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री तभी क्रिएट की गई थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने अभी अभी प्रेसिडेंट्स कलर्स दिए इंडियन नेवल शिप वालसुरा को। आईएनएस वालसुरा कौन सी लोकेशन में, कौन से जिले में? तो ये ट्रेनिंग फैसिलिटी है आईएनएस वालसुरा, ये कोई जहाज नहीं है, ये एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है, ट्रेनिंग सेंटर है। 1942 में सेटअप किया गया था जामनगर में, तो आंसर है जामनगर। और इसको प्रेसिडेंट्स कलर्स मिले हैं। प्रेसिडेंट कलर जो होता है ना, वो सबसे बड़ा ऑनर होता है एक मिलिट्री यूनिट के लिए इंडिया में। अभी अभी हिमाचल पुलिस, हरियाणा पुलिस और हमारा जो पैरा ट्रूपर बटालियन है उसे भी मिला है, जो किलर स्क्वाड्रन है उसे भी मिला है। तो प्रेसिडेंट कलर अभी अभी काफ़ी सारे उनको दिए गए हैं, लेकिन गुजरात में जिसको मिला है वो है आईएनएस वालसुरा। और एक बात और ध्यान रखिए कि इंडियन नेवी को प्रेसिडेंट कलर सबसे पहले मिला था 1951 में, उस समय के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। राजस्थान और गुजरात के फॉर्मर गवर्नर कौन से हैं जिनकी डेथ अभी अभी हो गई? और ये राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे। इनका क्या नाम था? इनका नाम था अंशुमन सिंह। तो इनकी डेथ हो गई। ये राजस्थान के गवर्नर थे 1999 से लेकर 2003, और गुजरात के ये गवर्नर थे थोड़े समय के लिए ही, 1998 में बने थे। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ, इलाहाबाद जिस उस समय बोलते थे, और राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे। कौन सा प्रोग्राम है जो गुजरात सरकार ने शुरू करा जिसमें विलेजेस में जो कोरोना का स्प्रेड रोका गया जिसमें? तो इसका नाम था मरुगाम कोरोना मुक्त गाम। मरुगाम कोरोना मुक्त गाम। इसमें 15,322 कोविड केयर सेंटर सेटअप किए गए थे गुजरात की 14,236 ग्राम पंचायत में। ग्राम उजाला योजना भारत सरकार ने शुरू करी है। इसमें बहुत ही सस्ते एलईडी बल्ब बांटे जा रहे हैं रूरल एरियाज में, और ये योजना जो है पहला फेज स्टार्ट हो गया है। इसमें 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे जाएंगे। तो ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? ये इंडिया में 5 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ये 5 जगह कौन सी हैं? एक तो है आरा बिहार, एक है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, वाराणसी यूपी, नागपुर महाराष्ट्र और वेस्टर्न गुजरात। ठीक है, एक एलईडी बल्ब सिर्फ 10 रुपए में बांटा जाएगा। गुजरात का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट बन गया है? 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट हो गया है। ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है डांग। यहाँ पे पूरी तरह से केमिकल फर्टिलाइजर फ्री और पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग की जाएगी। और इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट कौन सा था? सिक्किम, वो था सिक्किम। और गुजरात की सरकार खर्चा भी काफ़ी कर रही है। गुजरात की सरकार, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो 10,000 रुपये पर हेक्टेयर आपको पैसा देती है। ठीक है, मैक्सिमम लेकिन आपको 2 हेक्टेयर के लिए मिलेगा, यानी मैक्सिमम 20,000 आपको मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 10,000 रुपये पर हेक्टेयर टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 हेक्टेयर जमीन तक आपको सपोर्ट मिलता है गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात की सरकार, अगर आप राम जन्मभूमि में तीर्थ करने जाते हो अयोध्या में, तो आप ट्राइबल कम्युनिटी के अगर हो तो कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको देगी? तो गुजरात की सरकार आपको 5,000 रुपये पर पर्सन देगी अगर आप अयोध्या पिलग्रिमेज करके आना चाहते हो तो। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में गुजरात की रैंक क्या थी? इस इंडेक्स को केरला ने टॉप किया था। पब्लिक अफेयर इंडेक्स, पब्लिक अफेयर सेंटर जो बेंगलोर में एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, थिंक टैंक है, विचार मंच है, उनके द्वारा रिलीज किया गया था। गुजरात इसमें 5th नंबर पे रहा पूरे इंडिया में। नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसमें गुजरात की रैंक क्या रही? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये दूसरी बार लगातार आया, 2 साल लगातार कर्नाटका ने टॉप किया है इसे, और गुजरात इसमें कौन से नंबर पे था? आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुजरात इसमें 8th नंबर पे था। ये नीति आयोग ने दिया था और ये बताता है इनोवेशन के मामले में कौन सा हमारा स्टेट कितना आगे है। कौन सा दिन है जो बलवर्ता दिवन के रूप में, बलवर्ता दिन के रूप में मनाया जाएगा गुजरात में? जो गुजरात के ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे जिनका नाम है श्री गीजू भाई बड़ैका, उनको याद करने के लिए। तो याद रखिए, ये स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर थे जो गुजरात के, जीतू भाई बघानी, उन्होंने अनाउंस किया था कि गीजू भाई बड़ैका का जन्मदिन हम मनाएंगे। और इनका जन्म चित्तल नाम की जगह पे हुआ था। बाल मंदिर
जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनके फाउंडर थे ये। इन्होंने बहुत काम किया गुजरात में, खास तौर पे बच्चों की एजुकेशन के लिए। तो 15 नवंबर को इनका जन्मदिन होता है, उसे गुजरात में दिन या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अभी टॉक्टे तूफान आया था गुजरात में, ये नाम कौन से कंट्री ने दिया था? इसका मतलब होता है गेको, जो कि एक छिपकली होती है। टॉक्टे, ये नाम म्यांमार ने दिया था। ठीक है। एक साइक्लोन और आया था जिसका नाम है गुलाब, और ये नाम किसने दिया था? ये नाम पाकिस्तान ने दिया था। गुलाब जो नाम है ये पाकिस्तान ने दिया था। एक तूफान और आया था असानी, तो असानी नाम श्रीलंका ने दिया था। एशियाटिक लाइनस कौन है वो जो ऑफिशियल मैस्कॉट है? फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, तो उसकी ऑफिशियल मैस्कॉट का नाम क्या है? तो ये मैस्कॉट है, इसका नाम है ईभा, और ये एक एशियाटिक लाइनस है। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। ये नारी शक्ति का प्रतीक है। ये 11 से 30 अक्टूबर 2022 को होगा। गुजरात से कितने लोग हैं जिन्हें पद्म भूषण मिला 2021 में? तो ये सिर्फ केशुभाई पटेल को मिला था, मृत्युपरांत नेता थे केशुभाई पटेल, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो आंसर है 1। तो आपको मैं बता देता हूं पद्मा अवार्ड 2021, 3 लोग हैं गुजरात से जिन्हें पद्मश्री मिला, और एक है जिन्हें पद्म भूषण मिला था। तो पद्मश्री मिला दादू दान गधावी लिटरेचर एजुकेशन के लिए, महेश भाई और नरेश भाई कनौडिया आर्ट के लिए, और चंद्रकांत मेहता लिटरेचर और एजुकेशन के लिए। गुजरात से कितने लोग हैं जिन्हें पद्म भूषण मिला 2022 में? तो पद्म भूषण जो है सिर्फ एक व्यक्ति को मिला, श्री सच्चिदानंद स्वामी जी, लिटरेचर और एजुकेशन के लिए। तो आंसर है 1। तो पद्मा अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो एक तो मिला पद्म भूषण सच्चिदानंद स्वामी जी को, और 6 लोग हैं गुजरात से जिन्हें पद्मश्री मिला। डॉक्टर लता देसाई को मेडिसिन, मालजी भाई देसाई पब्लिक अफेयर, खलील धनतेजवी लिटरेचर एजुकेशन, सावजी भाई ढोलाकिया सोशल वर्क, गमित रमीलाबेन सोशल वर्क, और जयंत कुमार मगलनाल व्यास साइंस और इंजीनियरिंग। इंडियन नेवी ने आईएनएस खुकरी, इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है डिकमीशन करके, आईएनएस खुकरी को। तो कहाँ पे ये म्यूजियम बनेगा? तो इसको दमन और दीव को दे दिया गया है। 1971 वॉर में यूज हुआ था ये आईएनएस खुकरी, पाकिस्तान के खिलाफ जो वॉर हुआ था। अब इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और पब्लिक डिस्प्ले के लिए डाल दिया जाएगा। ठीक है। इसने 32 साल सेवा दी है भारत को। 1971 वॉर में काफ़ी ज़्यादा काम किया था इसने। और एक आईएनएस खुकरी, एक और जहाज है जो मजागों डॉक शिप बिल्डर ने बना दिया, उसका नाम आईएनएस खुकरी रख दिया था। नया वाला जहाज 1989 में कमीशन किया गया था। ठीक है। और एक आईएनएस खुकरी जो था वो 1971 वॉर में भी यूज़ हुआ था। तो ये वाला जो है ये वो है जो 1989 में कमीशन किया गया था। तो 32 साल इसने सेवा दी। अब दमन दीव में इसको म्यूजियम बना दिया जाएगा। अलंग शिप यार्ड गुजरात में कहाँ पर है? इसको दुनिया का सबसे बड़ा शिप ग्रेवयार्ड बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो जहाज है उनको तोड़ा जाता है, डिसमेंटल किया जाता है, उनको पूरी तरह से ब्रेक किया जाता है जहाज़ों को, राइट। और फिर जो जहाज का मलबा होता है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह में। तो यहाँ पे बहुत सारे जहाज तोड़े जाते हैं। अलंग अलंग शिप या ब्रेकिंग यार्ड कहाँ है? भावनगर में। तो आंसर है भावनगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे बहुत सारे इंडिया के बड़े बड़े जहाज हैं जो ब्रेक किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन गार्डन और काइजन एकेडमी इनॉग्रेट करी कहाँ पर? तो ये दोनों अहमदाबाद में करी हैं। ठीक है। एक मिनी जापान एक तरह से हमारा विजन है कि हम क्रिएट करें। तो जैन गार्डन जो है वो जैपनीज आर्ट कल्चर वगैरह को दिखाएगा। यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू भी होगा। तो ये इंडिया और जापान के बीच जो दोस्ती है उसका प्रतीक है। और इंडिया और जापान के बीच अभी अभी 70 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गुजरात में। कहाँ पे एम्स कहाँ बन रहा है? तो ये राजकोट में बन रहा है, गुजरात में। इसमें 1195 करोड़ का खर्चा आएगा। 750 बेड का हॉस्पिटल होगा ये, और इसमें 125 एमबीबीएस सीट होंगी और 60 नर्सिंग सीट होंगी। अभी अभी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इन्होंने दुनिया का सबसे पहला नैनो यूरिया लिक्विड बनाया है फार्मर्स के लिए। ठीक है। तो ये डेवलप कहाँ पे किया जाएगा?
नैनो यूरिया लिक्विड, ये नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है कलोल में। कलोल गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? कलोल गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आंसर है गांधीनगर। तो कलोल जो है वहां पे नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो है वहां पे ये नैनो यूरिया लिक्विड इफ्को के द्वारा बनाया जा रहा है। इफ्को बना था 1967 में और दुनिया के सबसे बड़े कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आता है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, राइट। और ये जो लिक्विड यूरिया है, नैनो यूरिया लिक्विड, इसका फायदा ये है कि क्वांटिटी भी कम लगेगी, इसमें प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी और खर्चा भी कम आएगा। आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में गुजरात का रैंक इंडिया में क्या रहा? तो इसमें आंध्र प्रदेश ने टॉप किया, तेलंगाना नंबर 2 पे था स्मार्ट पुलिसिंग में, तो गुजरात पुलिस इसमें 7वें नंबर पे रही। आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स। गुजरात में कितने स्मार्ट सिटीज बनेंगे? पूरे इंडिया में 100 स्मार्ट सिटीज बनेंगे जो स्मार्ट सिटीज मिशन का पार्ट हैं। गुजरात में 6 सिटीज हैं जो स्मार्ट सिटी बनेंगे, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट और दाहोद। गुजरात का कौन सा शहर है जो भारत का 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा रहने लायक शहर है? तो ये कौन सा है? 5th रैंक आई है इसकी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, तो ये है सूरत, ठीक है। अहमदाबाद तीसरे नंबर पे है और सूरत जो है वो 5वें नंबर पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा रहने लायक शहरों में, बड़े शहर मतलब जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, मिलियन प्लस सिटी, तो उसमें अहमदाबाद तीसरे नंबर पे है और सूरत जो है वो 5वें नंबर पे है और वडोदरा 8वें नंबर पे है। तो टॉप 10 में ही 3 शहर जो हैं वो गुजरात से हैं, ठीक है। छोटे शहरों की अगर मैं बात करूं तो उसमें आप देख सकते हैं शिमला ने टॉप किया, यानी भारत का सबसे ज़्यादा रहने लायक शहर है शिमला। और गुजरात की बात करूं तो 7वें नंबर पे गांधीनगर रहा, 7वें नंबर पे गांधीनगर रहा। और वडोदरा 8वें नंबर पे रहा बड़े शहरों में, छोटे शहरों में गांधीनगर 7वें नंबर पे रहा। अगर मैं म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करूं, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये बताता है कि म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का परफॉर्मेंस कैसा है। तो उसमें बड़े शहरों की बात करूं तो सूरत 2nd नंबर पे रहा और छोटे शहरों में गांधीनगर 3rd नंबर पे रहा। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार किसे मिला है गुजराती लैंग्वेज के लिए? साहित्य अकेडमी अवार्ड तो ये मिला है दृष्टि सोनी को, दृष्टि सोनी को मिला है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। और इसमें 1 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाता है युवा और बाल साहित्य पुरस्कार में, और साहित्य अकेडमी पुरस्कार में 1 लाख का अवार्ड दिया जाता है। 50,000 मिलता है युवा पुरस्कार में, तो युवा पुरस्कार में 50,000 मिलता है और साहित्य अकेडमी पुरस्कार में 1 लाख मिलता है। और ये 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। 22 जो हमारे 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है और 2 एक्स्ट्रा हैं इंग्लिश और राजस्थानी, उनके लिए भी दिया जाता है। तो दृष्टि सोनी को मिला है गुजराती भाषा के लिए ये अवार्ड। तो ये था हमारा गुजरात करंट अफेयर पूरे 1 साल के कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, मैं जस्टिस कर पाया, आई होप सो। मेरी कोशिश यही थी कि जो बेस्ट करंट अफेयर होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर तो एंडलेस होते हैं, जितने पढ़े उतने कम है, लेकिन जो सबसे बेस्ट करंट अफेयर होते हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं और जो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको पढ़ाए जाएं, ये मेरा टारगेट ये था इस वीडियो को बनाने के पीछे। मैं सक्सीड हुआ नहीं, ये तो आप ही बताएंगे, पर मेरी पूरी कोशिश यही रही कि बेस्ट क्वालिटी आपको दी जाए कम टाइम में। 1 घंटे में ही मैंने आपको पूरे 1 साल के गुजरात के करंट अफेयर पढ़ा दिए। ये वीडियो अपने गुजरात के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं और ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा गुजरात के वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो स्टडी आई के ऊपर हम लाते हैं। इनफैक्ट इंडिया के हर स्टेट के कंपाइलेशन हमने 1 साल के करंट अफेयर कवर किए हैं खुद मैंने, और मैं डेली करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ हमारे मोबाइल ऐप पर स्टडी आई क्यू। आप उस पर आकर मुझसे अगर डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं विभिन्न एग्जाम्स के लिए। तो आपसे विदा लेता हूँ। गुजरात एक ऐसा शहर, एक ऐसा राज्य है जो मेरे काफ़ी नज़दीक है। मैंने 2 साल गुजरात में अहमदाबाद शहर में बिताए हैं, मैं अहमदाबाद में रहता था 2 साल, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वो टाइम था मेरे यूथ का, मेरी लाइफ का। और मिलता हूँ आपसे फिर गुजरात के बाकी वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई क्यू।